नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। आयुर्वेद साइंस डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा दिनचर्या नामक तृतीय अध्याय आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इस अध्याय में षड ऋतुओं का वर्णन है। ऋतु में 6 ऋतुएँ होती है, उन 6 ऋतुओं का वर्णन इसमें किया गया है। तो षड ऋतु के वर्णन में सबसे पहले है मासई द्वि संख्या माध्य आध्य क्रमात् षड ऋतवः स्मृतः। मतलब माघ आदि महीनों से 2 मासों में कम से 6 ऋतुएँ होती हैं। जिसमें लिखा है इन्होंने मास से द्वि होते हुए माह होती है, 6 ऋतु होती है। आगे लिखा है शिशिरो अथ। कौन कौन सी ऋतु है? शिशिर वसंतस्य वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद अधिमा हेमंत ऋतु। इस प्रकार की 6 ऋतुएँ कही गई है। तो कुल मिला के उन्होंने बताया कि माघ से प्रारंभ होकर के 2 मासों में को मिलाने पर क्रम से शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, ये 6 ऋतुएँ होती है। इनमें शिशिर आध्यास्त्री तत्र विद्यात् उदयन उत्तरम आदानम च तदा दत्ते नृणानाम प्रतिदिन बलम। और इन्होंने इसमें कहा है कि शिशिर ऋतु जो है, शिशिर ऋतु इसमें वसंत और ग्रीष्म, इन 3 ऋतुओं में उत्तरायण को जानना चाहिए। मतलब शिशिर ऋतु की जो 3 ऋतु है, वसंत और ग्रीष्म, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, इसको उत्तरायण भी कहा गया है। और इसको अपन आदान काल भी कहते हैं। इसको आदान काल भी आदान काल भी कहा जाता है। और इस आदान काल में सूर्य मनुष्य के बल को प्रतिदिन हरता है, प्रतिदिन बल को कम करता है, क्षीण करता है आदान काल में, ये इसमें बताया गया है। बल का उपचयापचय काल, बल का चयापचय काल क्या होता है? बल कब कम होता है, कब घटता है, इसके बारे में बताया गया है कि तस्मिन हाय तीर्थ तीक्ष्णोष्णम रूक्षा मार्ग स्वभावतः आदित्य पवना सौम्यानम क्षपयंती गुणान भुवः तिक्त कषाय कटुको बलिना अत्र रसो क्रमात् तस्मात् आदान आग्नेयम। तो इन्होंने बताया है कि उस समय आदान काल में क्या होता है कि मार्ग स्वभाव से ही सूर्य एवं वायु अतिशय तीक्ष्ण, रूक्ष और उष्ण होने के कारण पृथ्वी के सौम्य गुण को कम करते हैं। और सौम्य गुण के कम होने से क्रम से तिक्त, कषाय और कटुरस इस समय बलवान होते हैं, इसलिए इसको आदान काल कहते हैं। और आदान काल को आग्नेय काल भी कहा गया है। आग्नेय काल इसलिए कहा गया है कि सूर्य पुरुषों के बल को क्षीण करता है, आग्नेय काल है। आगे ऋतुओं दक्षिणायन, और आगे की जो 3 शेष ऋतु है उनको दक्षिणायन कहा गया है। इनको विसर्ग काल भी कहते हैं। ऋतुओं दक्षिणायन, वर्षा आदि 6 ऋतु जो होती है, वर्षा शरद और हेमंत ऋतु, ये क्या है? दक्षिणायन कहलाती है। इनको विसर्ग काल भी कह सकते हैं। और इस विसर्ग काल में इसमें बल का विसर्ग होता है, इसलिए इसको विसर्ग काल कहते हैं। आदान काल में ग्रहण किए रस को छोड़ता है, इसलिए इसको कहा जाता है। आगे है सौम्य अत्रम सोमो ही बलवान ही ते रवि। इस विसर्ग काल में समय सूर्य जो है क्षीण होता है और चंद्रमा बलवान होता है। तो इस विसर्ग काल में चंद्रमा बलवान होता है और सूर्य के तेज का कम रहता है, सूर्य का तेज इसमें कम रहता है। और क्यों रहता है? मेघ वृष्टि अनिलई शीतई, बादलों के होने से, वर्षा होने से और वायु के शीत होने से शांत तापे महीतले में पृथ्वी में जो ताप होता है उसको ये तीनों चीज़ मेघ, वृष्टि और अनिल, शीत होने के कारण उसको ताप को क्षीण कर देती है, ख़त्म कर देती है। इसलिए स्निग्ध स्यास अम्ल लवण मधुरा बलिनो रस है। इसलिए इन ऋतुओं में इस काल में क्रम से अम्ल, लवण, मधुर एवं स्निग्ध एवं बलवान रस उत्पन्न होते हैं। इनका इसमें सेवन करना चाहिए। शीतो अग्निम वृष्टि धर्मे अल्पम
बलम मध्यम तु शेषियो। अब इन्होंने कौन सी ऋतु में कितना बल होता है उसके बारे में बताया है। शीत ऋतु यानी हेमंत और शिशिर ऋतु में मनुष्य का बल श्रेष्ठ होता है, मनुष्य का बल श्रेष्ठ होता है उसमें। और वृष्टि धर्मी यानी वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में मनुष्यों का बल अल्प होता है। और आगे लिखा है मध्य ऋतु शेषी। और बाकी शेष ऋतु जो है कौन कौन सी, बसंत और शरद और बसंत, इन ऋतुओं में मनुष्य का बल मध्यम होता है। ये इस प्रकार को इन्होंने बताया गया है। हेमंत ऋतु में जठराग्नि का प्राबल्य। हेमंत ऋतु में जठराग्नि की प्रबलता होती है, क्यों होती है इसका कारण बताया गया है कि बलिन है शीत संरोधात हेमंते प्रबलो निलय भवन्त्य अल्पे ईंधनाम धातूनाम से पचेद वायु निरित है अतो हिमे अस्मिन सेवते स्वाद अम्ल लवणान रसान। इसलिए उन्होंने कहा है कि हेमंत ऋतु में क्या होता है कि हेमंत ऋतु में बलवान पुरुषों के शीत के कारण अवरुद्ध होने वाला, अवरुद्ध शीत के कारण उष्मा उसकी अवरुद्ध हो जाती है। किस प्रकार होती है, सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो रोम छिद्र सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ जाने से शरीर की जो उष्मा होती है वो बाहर नहीं निकलती, शरीर की उष्मा अंदर ही रहती है अवरुद्ध होने के कारण। और उससे क्या है, प्रबल होने है, इससे अनल की जठराग्नि प्रबल हो जाती है। जठराग्नि प्रबल होने के बाद में क्या करती है, भवित ईंधनानी धातुनाम से पचेद, उसको ईंधन रूप से, मतलब ईंधन यानी उसको भोजन रूप में, ईंधन रूप में जब उसको भोजन कम मिलता है तो वो प्रबल अग्नि धातुओं का पाचन करने लगती है। अतो इसलिए इस ऋतु में हमको इस हिम ऋतु में, हेमंत ऋतु में स्वाद अम्ल लवण, स्वाद यानी मधुर, अम्ल और लवण रसों का प्रचुर मात्रा में सेवन करना चाहिए। हेमंत ऋतुचर्या के बारे में कहा है। ये हेमंत ऋतुचर्या में क्या है, हेमंत में दैर्घ्यानिशी असना में हृतम प्रातरेव बुभुक्षित है, मतलब रात्रि लंबी होने के कारण, निश्चित दैर्घ्य यानी रात्रि बड़ी होने के कारण प्रातःकाली भूख लग जाती है। लेकिन प्रातःकाली बुभुक्षित, भूख लगने के बाद खाना नहीं, कम भोजन नहीं करने के बजाय पहले क्या करना चाहिए, आवश्यक कार्य में संभावे, पहले आवश्यक कार्य मतलब मल मूत्र आदि का विसर्ग करके विसर्ग का काम करना चाहिए, आवश्यक काम करना चाहिए यथोक्तम शीले। इसके बाद में और काम करना चाहिए। इसके बाद में क्या काम करना चाहिए, वातघ्न तैल अभ्यंगम, इसके बाद में वात, शरीर पे वातनाशक तेलों का अभ्यंग करना चाहिए। मूर्धनि, सिर पर करना चाहिए। तैलम विमर्दनम, तैल का मर्दन करना चाहिए। नियुद्धम कुशलई, मतलब कुशल व्यक्तियों से युद्ध करना चाहिए, कुशल जो युद्ध में कुशल हैं ऐसे व्यक्तियों से युद्ध करना चाहिए। सार्धम पक्षा पदाघातम से, और पदघात यानी एक अपने पैरों से शरीर का मर्दन करना चाहिए, पैर का घात करना चाहिए। इस प्रकार से इसको बताया गया है। हेमंत ऋतु में स्नान आदि भोजन आदि की व्यवस्था किस प्रकार से है, उसमें है कि कषायात अभ्यर्थम स्नेहत स्नातो यथाविधि कुंकुमेन सदर्पेण प्रदिग्धो अगरु दीपित है रसान स्निग्धान पलम पुष्टम गौड़ सुरासुराम गोधूम पृष्टि मासे इक्षु क्षीरोत्थ विकृति शुभा। इस प्रकार से हेमंत ऋतु में भोजन आदि की व्यवस्था के बारे में उन्होंने बताया है कि हेमंत ऋतु में इसके पश्चात चूर्ण आदि का उद्वर्तन से स्नेह को दूर करके, मतलब चूर्ण आदि को स्नेह को दूर करके विधि पूर्वक स्नान करें। फिर कस्तूरी मिश्रित केसर का शरीर पर लेप करें। अगरू का धूप देवें। फिर स्निग्ध मांस रसों को और मधुर मांस रस खावें। गुड़ से बने हुए मध्य सुरामंड और सुरा को पीवें। इस प्रकार उसमें लेवें। फिर आगे लिखा है कि गेहूँ, पीठी, उड़द, गन्ने का रस, दूध से बने सुंदर पदार्थों को खावें। इस प्रकार से हेमंत ऋतु की ऋतुचर्या बताई गई है। आगे है नवन्नम वसा तैलम शौच कार्य सुखोदकम, और नए अन्न का प्रयोग करना चाहिए, नए नूतन अन्न का प्रयोग करना चाहिए, वसा का प्रयोग करना चाहिए, तेल का प्रयोग करना चाहिए। शौच कार्य सुखोदकम, और शौच कार्य के लिए सुखोदक यानी हल्के गुनगुने पानी का प्रयोग करना चाहिए। हेमंत ऋतु में ठंड रहती है इसलिए हल्के गुनगुने पानी का प्रयोग करना चाहिए। प्रावार, राजिन, कौशेय, प्रवेणी, काच, वास्तुतम, और कैसे वस्त्रों को ओढ़ना चाहिए उसके बारे में बताया कि शरीर के शोधन में सुहाता गर्म पानी बरतें। और प्रावार, अजिन, कोशे यानी रेशम के, प्रवीण, कोचे, इन ढके हुए बिस्तर से गर्म एवं लघु वस्त्रों से ढककर सोवें। और उसके अलावा उष्ण स्वभाव लघु प्रावर्तम शयनम भजेत, और उष्ण स्वभाव के और लघु वस्त्रों को शरीर में आवृत करके और फिर शयनम भजेत यानी सोना चाहिए। इसके अलावा युक्ता अर्क किरणम स्वेदम
पादत्राणम च सर्वदा। और इसमें इन्होंने बताया है कि इसमें युक्तिपूर्वक, मात्रापूर्वक सूर्य की किरणों का और स्वेद का सेवन करें, मतलब सूर्य की किरणों का सेवन करें मात्रापूर्वक और स्वेद का सेवन करें, यानी पसीना भी लाएं। और जूते या खड़ाऊ आदि को पहनकर उसका प्रयोग करें, उसका उपयोग हमेशा करें। इस प्रकार की इन्होंने अपनी ये बताई गई है, इसको इसमें करना चाहिए। दिस सेशन प्रोवाइड बाय डिजिटल सेशन 2 Jyoti. I hope you have any query, please mention comment box. I will resolve it. Thank you.